कल आप लोगों का कौन से चैप्टर का टेस्ट था फिजिक्स में? मैम 11th के भी चैप्टर थे और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। गुड इवनिंग मैम। तो रजविंदर तुम्हारा हो गया, और मतलब अब दिक्कत तो नहीं आ रही नो ज्वाइन मैम, करने अब में? नहीं आ रही। उस दिन मैम बारिश आ रही थी और नेटवर्क। अरे गुरी, मैं उससे पूछ रही हूँ, वो है ना अमनदीप, अमनदीप। हाँ जी मैम मैम, मुझे वो हो लगा गया था, रविंद्र मोहित को। से बात हो गई थी ना। गुरविंदर सुनाई दिया? अच्छा, रजविंदर से गुरविंदर हो सकता है, हाँ। मैम मोहित सर से बात कर ली थी मैंने, उन्होंने कर दिया था फिर ठीक। चलो ये बढ़िया किया। नाइस। तो वैसे भी अब तो आएगा ही नहीं, वो ब्लॉक्ड है। तो आज हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और एक मीटर ब्रिज रह जाएगा, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, हम आगे नया चैप्टर शुरू कर देंगे। एक डाउट क्लास रखेंगे। मैम टेंथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस आए थे ना मैम, बड़े डिफिकल्ट थे, वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। कहाँ पे रह गए? मैम टेस्ट में। डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं, टेस्ट का कोई था कोई डिफिकल्ट? नहीं मैम, मैंने बाद में देखा हार्ड लिखा हुआ था वहाँ पे मैम, क्योंकि मोस्टली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैम सारे टाइप के रिवाइज करके गई थी मैम, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुए। कंडक्टर से भी तो आए थे क्वेश्चन, कर दिए थे? यस मैम, बाकी तो कर दिए थे, लेकिन मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी किए थे, लेकिन मैम वो फिर भी आंसर गलत ही था उसका। मैच नहीं कर रहा था?
नहीं मैम। है ना, ठीक है, मैं देख ही नहीं सकती क्वेश्चन पेपर। यही तो टेस्ट हुआ तुम्हारा 20 जुलाई को, पहला मोटू का। क्वेश्चन पेपर ओपन नहीं हो रहा है इसलिए तो गलत। यही था क्या पेपर? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम ये तो फर्स्ट टेस्ट था हमारा। मतलब तुम्हारा अभी जो सेकंड टेस्ट हुआ उसकी बात कर रही हो क्या? मेजर टेस्ट यस मैम। यस मैम। ये बोलो ना। ठीक है, तो पेपर पेपर डिस्कशन ही कर लें फिर। यस मैम। ये था पेपर। यस मैम। यस मैम, यही था। ठीक है। तुम्हारा पेपर कुछ अलग आया है? यस मैम। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सारे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक एक आध छोड़ के क्या ही फायदा। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था क्या तुम लोगों ने? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का। ये है तो डिफिकल्ट थोड़ा सा क्वेश्चन सेकंड मैम में। डिफिकल्ट। हम्म, क्या कह रही हूँ? चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि एक शिप है विच इज मूविंग ईस्टवर्ड, विच इज मूविंग वेस्टवर्ड, ठीक है। वेस्ट यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड। बी शिप जो है साउथ में जा रहा है। शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
इज मूविंग नॉर्थवर्ड, मतलब यहाँ कहीं पे वो शिप होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों शिप में जो इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर का। भाई इतने दूर हैं वो दोनों। कह रहे हैं कि कितने समय बाद इनके बीच में जो दूरी होगी ना, सबसे कम दूरी निकालनी है। बेटा अभी तो ये मैक्सिमम दूरी है 100 किलोमीटर की। सबसे कम दूरी यानी तुमसे डिस्टेंस पूछा है, तो क्या पूछा है, द टाइम, सॉरी, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। तो टाइम हमने निकालना है, तो टाइम क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन, भाई शॉर्टेस्ट टाइम यानी डिस्टेंस भी तो शॉर्टेस्ट चाहिए, अपॉन में शॉर्टेस्ट, मतलब टाइम टेकन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी यहाँ पर कैसी लगेगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ या ना। यस मैम। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। या अब देखो मैं क्या करती हूँ, ए को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ए आगे जा रहा है और बी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम लगाते हैं तो एक को स्टॉप करके दूसरे को उसकी वेलोसिटी दे देते हैं, राइट, है ना। तो देखो अब मैं ए को स्टॉप कर देती हूँ, मैंने ए को यहीं रोक दिया, यहाँ पे एज इट इज, ए को बांध दिया। बेटा बी यहाँ था, राइट, ए के जस्ट नीचे था बी, ऊपर की तरफ आ रहा था, मैंने ए को स्टॉप किया, मतलब ए की जो वेलोसिटी आगे थी वो वेलोसिटी मैंने बी को दे दी ना इस डायरेक्शन में। अच्छा आगे यस मैम। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, हाँ, यहाँ अपना ए था और ये अपना बी था। बी के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, ए की तरफ यहाँ वेलोसिटी थी, तो मुझे ए को रोकना है। तो ए को रोकने के लिए बेटा इधर वेलोसिटी देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी, 10 की 10, मतलब ए आगे 10 से जा रहा है तो मैं पीछे इसको 10 से पकड़ के खींच दूं, तो ए किस पे आ गया, रेस्ट पे। तो देखो अगर तुमने ए के साथ किया है तो बी के साथ भी करना पड़ेगा। तो बी को इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दो, 10 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर भी कितनी वेलोसिटी दो, 10 किलोमीटर पर आवर वाली। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ आएगा ना, वी रिजल्टेंट, बोलो, यस वी रिजल्टेंट यहाँ आया। तो अब तुम्हारा जो पार्टिकल है, मैं क्या कह सकती हूँ, अब इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसे मूव करेगा, और तुम्हारा ए यहीं पे ही है, योर ए इज स्टॉप, ए को स्टॉप कर दिया। तो बेटा जो ये दूरी होगी इन दोनों के बीच में, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा क्या, दिस पाथ। यस। तो ऐसे क्वेश्चनों में एक को रोक दिया करो, जैसे मैंने ए को यहीं पे रोक दिया और इसकी वेलोसिटी पलट के बी को दे दी, क्योंकि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये 5 किलोमीटर से आगे जा रहा है, समझो ए, बी जो है बेटा यहाँ पर आगे जा रहा है 10 किलोमीटर से इस डायरेक्शन में, मैं तुमसे कहती हूँ पर आवर, ठीक है, वो लगा लिया करो। वेलोसिटी ऑफ ए बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसके फ्रेम में जा रहे हो तुम, बी के फ्रेम में, अब बी मोशन में है, और मैं अगर बी को ही रोक दूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल, तो बी को रोक दो, बी को रोकने के लिए आगे 10 किलोमीटर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो बी को दिया है तो ए को भी दो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, तो बी तो गया काम से। तो ए की वेलोसिटी कितनी आई अब बी के फ्रेम में, 5 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, राइट। तो आप लिखोगे 5 किलोमीटर पर आवर आई किस डायरेक्शन में आई, माइनस आई कैप। तो जिसके फ्रेम में जाना होता है ना उसको पहले रेस्ट पे ले आओ, समझे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया। तो अब तुम खुद देखो, मेरे पास अगर ये, मैं इसको बी पॉइंट मान लेती हूँ, दिस इज सी पॉइंट, अगर मैं किसी तरीके से ए सी पॉइंट निकाल लूं मेरा बेटा, तो मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा जो चाहिए था, है यस। राइट। ए बी दिया ही है मुझे, ए बी गिवन है ना 100 मीटर, 100 किलोमीटर, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये गिवन है 100 किलोमीटर। अब ये देखो अगर ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी v1, ये v2, ये एंगल कितने हो जाएंगे तुम खुद बताओ, बराबर बराबर बटेगा ना, बोलो। यस मैम 45 डिग्री। 45 डिग्री का नहीं बनेगा, 45 हो जाएंगे। 45 हो जाएगा ना, क्योंकि 90 डिग्री हो गया v1 v2 के बीच में एंगल। देखो v2 जो है वो ईस्ट में है, v1 जो है नॉर्थ में है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, और v1 v2 बराबर है, तो एकदम रिजल्टेंट बीचों बीच से निकलेगा ना, तो 45 डिग्री का हो गया।
तो अब ये तुम्हारा सवाल बहुत इजी हो गया। आपके पास एंगल है, आपके पास ए बी है, आपको एसी निकालना है बेटा। एसी कैसे निकालोगे बताओ? कौन सा ज्योमेट्री का निकालोगे? हमारे पास परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज है। मैम साइन थीटा निकाल लेंगे। देखो साइन निकालते हैं, देख लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो मेरे पास है ही नहीं, हाइपोटेन्यूज कितना है? 100 है। एसी एसी निकालो, एसी कितना बनेगा? ये 100 परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 100 है। एंगल कितना हो जाएगा? 1/√2 टू पी बाय 100। तो पी कितना आया? 100/√2। ठीक है बेटा। तो आपने एसी की वैल्यू निकाल ली, यानी मेरे पास ये डिस्टेंस तो आ गया 100/√2। अब रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं? टाइम आ गया तुम्हारे पास, देख लो। आपके पास शॉर्टर डिस्टेंस है 100√2। रिलेटिव वेलोसिटी बताओ बेटा कितनी हो जाएगी? 10 और 10 की 10√2। यस मैम। बोलो भाई, आपके पास V1 यहाँ है, V2 यहाँ है, और इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 का, ये तो कट ही जाएगा। V1 V2 cos 90, तो कितना आया? V1 और V2 बराबर है, तो √2V आ गया। यस मैम। और V कितना है? 10। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे √2 कितना है मैम? 10 है। ये 100/√2 था, सॉरी, दिस इज 100/√2 नॉट। कितना आया आप बताओ जरा? 5 2 जा √2 कितना बन जाएगा? √2 2, √2 और √2 2 बन जाएगा, तो 10/2 यानी 5 आवर। ऑप्शन नंबर 8। समझ आया? यस मैम। बहुत अच्छा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज को डिफ्लेक्ट कर सकती है? बताओ बेटा, अभी पढ़ा है ये तो। अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से मैम। क्यों भाई? एक्सरे तो होता है, देखो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, नहीं कर सकती। गामा तुम्हारा हाई एनर्जी रेज है ना, हाईली एनर्जी रेज को गामा कहते हैं, तो इसको भी नहीं करेगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल ही ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है, तो सी इज द आंसर। ठीक है, यस मैम। थर्ड वाला बताओ। यस मैम, ये हो गया था। कैसे? इसमें कह रहा है यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन। देखो हमेशा हम डायमेंशंस किस किस में निकालते हैं? हम डायमेंशन निकालते हैं मास में, लेंथ में, टाइम में, टेम्परेचर में, है ना। इन 4 क्वांटिटी और एक और क्वांटिटी आती है तुम्हारी एम्पियर करंट। मोस्टली तुम्हारी फिजिक्स में इन 5 क्वांटिटीज के यूज करके हम डायमेंशन निकालते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर मुझे ये क्वांटिटीज यूज ना करनी, मैं यूज करना चाहता हूँ स्पीड, एक्सीलरेशन और फोर्स, तो हम यंग्स मॉड्यूलस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, मान लो v का जो पावर है a है, एक्सीलरेशन की b, फोर्स की पावर c, ये यंग मॉड्यूलस है। बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT - 1। अब तुम्हारे जो डायमेंशन, अब देखो करना क्या होता है, आपको लिखने हैं ये वाले स्पीड, वेलोसिटी, फंक्शन, फोर्स जो है लिख दो। इनके सबके डायमेंशन जो मास MLT के टर्म्स में है वो लिखो। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT - 1, लिख दो a। एक्सीलरेशन का होता है LT - 2 b। फोर्स का कितना होता है? MLT माइनस -2 -2 होता है। ठीक है, c। ये हो गया। यंग मॉड्यूलस का क्या होता है भाई?
यंग मॉडुलस का क्या होता है? मॉडुलस होता है, ML-1 T-2। देखो मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, शायद यही होता है क्या? स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, ठीक है। स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और स्ट्रेस किसकी डायमेंशन किसके बराबर होते हैं? प्रेशर के, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा यहाँ पर यंग मॉडुलस के डायमेंशन लिख दो एम एल टी के टर्म्स में, एल एल वाले अलग तरफ लिख लो। जैसे यहाँ पे एल की क्या पावर बनेगी? एल बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। टाइम, अब तुम्हारा टाइम, ये टाइम क्या बना देखो, -a -2b -2c, करेक्ट। मास का क्या बना? पावर ओनली सी, ये आ गए। अब यंग मॉडुलस का भी कुछ बनेगा, तो इनको क्या कर देना? कंपेयर कर देना। बोलो कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। तो देखो यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन प्रेशर वाले होते हैं, तो प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है एम एल टी -2, एरिया यानी एल स्क्वायर। तो तुम्हारे यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन कितने हो गए? ml -1 t -2। तो यहाँ लिख दो कि मैम ml -1 t -2। तो देखो m की पावर कितनी है बेटा? c, और यहाँ m की पावर कितनी है? 1। 1। तो यानी तुम्हारे पास m के डायमेंशन कितने आ गए? 1 है। यस मैम, सी की वैल्यू 1 आ गई। हाँ सॉरी, m के डायमेंशन c की वैल्यू आ गई 1, है ना। c की वैल्यू आ गई 1। तो अब देखो फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो जहां जहां 2 है वो तो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत, यानी सी और डी ऑप्शन में से कोई एक है। अब किसके डायमेंशन सॉल्व कर लो? लेंथ के कर लो। आप लिखोगे मैम a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? लेंथ के यहाँ पे कितने हैं? -1 है ना। सी का डायमेंशन अभी 1 निकाला है, तो a प्लस बी किसके बराबर आया? -1 के। अब देखो t का भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नहीं निकला, तो t का आप लिखोगे मैम -a -2b -2c कितने के बराबर है? यहाँ पर टाइम कितना है देखो, -2, -2। -2 लिखोगे। अब c की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, a -2b कितना हो जाएगा? -2 इक्वल्स टू -2। तो ये दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल की। कर लोगे इनको यस मैम। एलिमिनेट? हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ बताओ। फोर्थ, डिस्क की वजह से बेटा, ये तुम्हारा, ये समझो कि ये डिस्क है, अच्छा रिंग है, सॉरी। A charge q is placed at a distance of √3r from the center of a ring of radius r, the total flux passing through it। तो हमें क्या चाहिए होगा भाई फ्लक्स के लिए? तो डिस्क वाला बन जाएगा ना डायरेक्ट, हाँ रिंग की तरह ही तो है। इसका बनता है q बाय एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी तो है। यस मैम, ऑप्शन सी था मैम। बेटा इसमें देखो डायरेक्ट जो फ्लक्स होती है इस केस में, उसका फॉर्मूला होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये आ रहा है, ये √3 आ रहा है, ये थीटा निकाल लोगे। कॉस थीटा यही तो होता है इसमें, दिस इज योर थीटा, कॉस थीटा, है ना। देखो रिंग पे जब लेते हो तो यही तो यही तो थीटा बनता है आपका। तो आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपके पास, हाइपोटेन्यूज भी है, आप थीटा आराम से निकाल सकते हो कॉस थीटा, ठीक है। बेस इज √3r, हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा? 4r। r प्लस r 2r, कॉस थीटा निकाल लेना भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहा, और ये कितना बन जाएगा? 4r, यानी उसका √2r 2 हो जाएगा ना, 2r हो गया।
तो आप लिखोगे मैम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस कितना आया, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, 1 माइनस √3/2, ये है तुम्हारा ऑप्शन। अच्छा, टू एलसीएम ले लो, 2 माइनस √3 तो 2 बाहर आ जाएगा है। यस सुनो फॉर्मूले में यहाँ पे बेटा 2 होता है, दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप 4 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी। तो याद रखना ऐसे केसेस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिखाया भी होगा सर ने फाई का। ये डिस्क से अगर कोई चार्ज क्यू बाहर हो तो हमारे पास कितना फ्लक्स आता है, इतना फ्लक्स आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो एक ही चीज चेंज होती है। अगर सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पे कि बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे क्यू की जगह क्या लगा देते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाता है। फ्लक्स में बस इस सिग्मा को क्यू में बदल देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये बताओ, ये हो गया था 50। क्या कह रहा है देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन डिस्क जिसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। इजी है, ये आपका डिस्क है बेटा, ठीक है। इस डिस्क पे पूछ रहे हैं कि हम एक्सिस पे √3r दूरी पे जाते हैं सेंटर से, और इसकी रेडियस खुद r दी हुई है तुम्हें। बोलते हैं कि सेंटर ऑफ डिस्क से √3r दूरी है, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले तो ये बताओ P पॉइंट पर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अभी सिखाइए कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है ना, ये रहा फॉर्मूला। तो P पॉइंट पे अगर ये R है, ये है, तो कॉस थीटा दिस थीटा बनेगा। तो P पॉइंट पे आप लिखोगे मैम, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है मेरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा भाई, √3r हाइपोटेन्यूज √r² प्लस √3r²। मतलब 2r ही आ गया है ना, R से R कट गया। तो कितना आया, तुम लिखोगे मैम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये 4 ले लेती हूँ यहाँ, 2 माइनस √3। तो ये आ गया P पॉइंट पे। अब क्या कह रहा है, इसको बताओ सेंटर पे कंपेयर करना है कि सेंटर पे कितना हो जाएगा। बेटा सेंटर पे बताओ, जब आप यहाँ आओगे तो ये √3r की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर आप लिखोगे मैम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा बेस, बेस ही कितना हो गया 0 सेंटर पे, बोलो। यस मैम। सेंटर पे बेस ही 0 हो गया, तो कॉस थीटा यहाँ पे 0। तो सेंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पूछ रहा है कि ये बताओ ये कितने से विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर के कंपैरिजन में कितना रिड्यूस हुआ है। तो बेटा परसेंटेज चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, ये कंपेयर करवाना चाह रहा है सेंटर से। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। कर लेंगे क्या, कैसे करोगे, सेंटर पे कितनी है, देखो मैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट बना देती हूँ K, ठीक है, लेट दिस इज ए K कांस्टेंट। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड K है, और ये सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो जाएगा K बाय 2 2 माइनस √3, ठीक है। तो K माइनस K बाय 2 2 माइनस √3। अच्छा, दो में से एक बार √3 को घटाना कितना आता है, अपॉन यहाँ आएगा K। इस 2 को एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे ये 2K हो जाएगा, और इस 2 को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है बेटा, ये हो गया। √3 की वैल्यू होती है 1.7 और ये 2 है। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन को क्या हो गया, दिख तो रही है बेटा। हाँ जी मैम, दिख रही है। दिख रही है मैम। देखो अब ये प्लस माइनस का खेल है, कर लोगे,
बाकी तो सब करना ही है, कैलकुलेशन है बेटा, बस अब कैलकुलेशन ही करनी है तुम्हें। ये वाला फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है, सारा करा दिया। ओके क्या मैम। करके देख लेना। आगे आओ अब, ये बताओ 6th क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला रह गया था, तो ये सर ने भी कराया होगा, तो ये यहाँ पे कवर भी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा और फ्लक्स के लिए चार्ज, याद रखना। 6th वाला बताओ कैसे किया था क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस एक्सिस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस है, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है। दोनों इक्वल इक्वल रखे हैं भाई, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है। ये दोनों ए दूरी पे हैं ओरिजिन से, राइट। अब क्या कह रहे हैं, अनदर पॉइंट क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रख देते हैं। तो कह रहा है चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू व्हेन इट इज डिस्प्ले। अब कह रहा है कि क्यू की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है कि अगर हम इसको छोटा सा एक्स डिस्प्लेस करा दें तो, और ये एक्स जो डिस्प्लेस करा है ये बहुत ही स्मॉल है। बताओ क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। देखो पहले ये देखो, अगर ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल जो बीच में रखा हुआ है, दोनों सेम चार्ज है, इक्वल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर क्यू चार्ज है। बेटा देखो, जो ए मैंने नाम दे दिया ए और बी, ए वाला चार्ज इसको यहाँ से रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए। बी वाला ऐसे रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बी। दोनों के चार्ज सेम है, दोनों की दूरी सेम है, तो क्यू पॉइंट कैसा पॉइंट है, क्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ना। कि यहाँ पर नेट फोर्स जो है मीडियम में कितनी हो रही है, मीडियम पर नेट फोर्स कितना है। पहली बात तो मीडियम पे नेट फोर्स 0 है, इतना ठीक है। पर यहाँ पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी, तो पहले इनिशियली लिखो कि मैम मेरे पास जो इनिशियली है यहाँ पर कितना एनर्जी बनेगा। देखो के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस, अब इन दोनों के बीच में लिखोगे प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए, तो कितना आया 2k कैपिटल क्यू अपॉन ए। ये ठीक है कि इनिशियली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, बोलो Yes, ma'am. अब अगर आपने इसको x दूरी चेंज कर दिया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ। अगर मैं इसको अब q को बेटा उठा के x दूरी आगे पटक देती हूँ, चलो मैं अब इसको यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने नया q, यानी अब ये ओरिजिन से x दूरी पे है। तो अब बताओ ये पहले, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा a माइनस एक्स, और इस वाले चार्ज से दूरी कितनी हो जाएगी a प्लस एक्स, राइट। Yes, ma'am. तो अब आप जब एनर्जी लिखोगे तो आप लिखोगे, अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है आप लिखोगे के क्यू मान लो बी से लिखना चाहते हो आप, टोटल फाइनल एनर्जी लिखोगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए प्लस एक्स, फिर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए माइनस एक्स, यही होगी ना एनर्जी। अब Yes, ma'am. यहाँ से कैपिटल कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से एक बार कॉमन ले लो भाई, कितना आएगा। अच्छा और किसी के, हाँ बेटा एक और एनर्जी आएगी ना, देखो इन क्यू क्यू के बीच में भी तो होगी, इन क्यू और क्यू के बीच में भी तो होगी, पर वो कैंसिल आउट भी हो जाएंगी, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का तो डिस्टेंस 2a ही रहेगा, राइट। जब चेंज निकालोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यू फाइनल कितनी आएगी, ये निकाल लो। याद रखना एक्स स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट कर देना, क्योंकि एक्स जो है बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखो एलसीएम लोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Base. ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, के कैपिटल क्यू अपॉन ए माइनस एक्स प्लस के क्यू क्यू
अपॉन ए प्लस एक्स। बेटा सॉल्व कर लेना। अब चेंज निकालने के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना है, कर लेंगे, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ओनली। क्या बचेगा ऊपर? मैम एक्स के प्रोपोर्शनल आ रही है। हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। समझ आ गया बेटा सिक्स क्वेश्चन यस मैम। Yes, ma'am. सबको? मुमताज, महकदीप, भाई पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही तो लिखते हो कि जितने भी चार्जेस हैं उन सबका एक दूसरे से रिलेशन लिखते जाओ और उनके अपॉन में डिस्टेंस लिखते जाओ। पोटेंशियल एनर्जी जितने भी चार्जेस, देखो मैंने अभी तुम में से ना बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया है, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं निकालनी आती। बेटा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करने पड़ेंगे, वरना ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ना सब ऊपर से जा रहा होगा, एकदम कान में से भी नहीं जा रहा होगा, दिमाग में तो सो छोड़ो, दिमाग में तो जाने की बात दूर है, कानों में से भी नहीं निकल पा रहा होगा क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन तभी लगेंगे जब बेसिक एकदम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं। जिस बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख देगा? यस और नो? यस मैम। करो इसे सॉल्व करो। यू फाइनल दिखाओ क्या आएगा, के क्यू ए प्लस 2 के क्यू ए हो जाएगा शायद, ऊपर 2 के क्यू ए बचेगा शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कर लेना। 8th क्वेश्चन हो गया था, ये तो क्लास में भी कराया था शायद, कि बेटा ये देखो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो ये दूर होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, नीचे इस पे एमजी लग रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? कि थ्रेड है तो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे? दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये टी कॉस थीटा आ रहा है और यहाँ पे टी साइन थीटा आ रहा है ना? यस मैम। तो देखो टी क्या लिखोगे मैम आप? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में एम जी, टी से टी कट गया तो टेन थीटा किसके बराबर आया? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एम जी। क्या कह रहा है ये? इट मेक एन एंगल थीटा विद अ लार्ज चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर द सरफेस डेंसिटी द शेप इज प्रोपोर्शनल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई? एफ ई किसके बराबर होता है? के क्यू1 Q2 बाय आर क्यू ई। स्क्वायर। क्यू ई। अब जो ये बॉल है उसके ऊपर चार्ज लेट कर लो कि ये जो बॉल है इसके पास चार्ज क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? इस शीट की वजह से। इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो यहाँ से लिखोगे तुम टेन थीटा है मैडम बराबर क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम जी। तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है भाई? थीटा के, टेन थीटा। नाइस। याद रखना कि भाई जो शीट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये शीट कंडक्टिंग होती, कंडक्टिंग शीट कैसी होती है पता है? कंडक्शन शीट में बाहर की तरफ मतलब चार्ज रहता है ऐसे, कंडक्ट क्योंकि कंडक्टिंग में चार्ज अंदर तक नहीं हो पाता, ठीक है? तो कंडक्टिंग शीट का रहता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्क। ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर में अंदर चार्ज रहता ही नहीं, बेशक इन्होंने यहाँ कंडक्टिंग शीट दिया हुआ हो, ठीक है? चार्ज है बट शीट नॉन कंडक्टिंग है। चलिए 9th
मैम ये हो गया। ये तो बस k q1 q2 बाय r स्क्वायर लगाना था, ठीक है। यस 10th बताओ बेटा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो ये भी हो गया था। ध्यान से सुनना, एरर्स बेटा हमेशा, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर हमेशा ऐड होती है। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि बेटा मेरे पास आर का फॉर्मूला R1 है, मेरे पास 5 प्लस माइनस 0.2, मैं कहूँ बेटा मेरे पास R2 है 3 प्लस 0.3। मेरा सवाल है कि R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 माइनस R3 कितना होगा। तो आप क्या कहोगे मैम, R1 प्लस R2 5 और 3 8, और ये कितना हुआ 0.5, ऐड कर दिया 0.5 एरर 0.5। R1 माइनस R3 बताओ। 2 प्लस माइनस 0.5। वेरी गुड। देखो एरर, देखो 5 में से 3 तो घटाया जाएगा क्योंकि R1 में से R3 घटवा रहा है वो, तो 5 माइनस 3 यानी 2। बट जो ये एरर है ना 0.2 और 0.3 बेटा ये हमेशा ऐड होंगी, तो ये 0.5 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास R1 और R2 है, कह रहा है कि परसेंटेज एरर बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, पैरेलल में है। क्या होता है भाई पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस का लिख लेते हैं मैम, बता तो रखा है आपने। आर इक्विवेलेंट आता है मैम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, यही आएगा ना पैरेलल में। यस मैम। लिखो फिर R1 R2 और R1 प्लस R2 लिख दो। हाँ तो देखो R इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, निकालो। हमें निकालना है परसेंटेज इन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे, डेल आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, राइट, इक्वल्स टू डेल R1 अपॉन R1 प्लस डेल R2 अपॉन R2 प्लस डेल R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही करते हैं ना, यस बताओ। मैम। देखो अगर मेरे पास एक फॉर्मूला होता, सपोज करो ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, मैं कहती बेटा इसका मुझे निकालो परसेंटेज एरर कितना होगा, तो तुम कहते मैम कोई नहीं, बहुत आसान है, हम तो करते डेल आर बाय आर इक्वल्स टू ए डेल ए अपॉन ए, पावर को आगे लेते ना, प्लस टू यस मैम। डेल बी अपॉन बी। C3 बेशक डिवाइड में है बट करा प्लस में है, 3 पावर आगे मैम डेल सी अपॉन सी। ऐसे ही निकालते, ऐसे ही निकालते। तो बस ऐसे ही तुमने एक ये फॉर्मूला बना लिया अपना आर इक्विवेलेंट का, और सबका डेल्टा करते जाओ। देखो डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2 ये फॉर्मूला हो गया। तो आप लिखोगे मैम डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन ओरिजिनल आर इक्विवेलेंट। R1 का एरर 0.5, एक्चुअल वैल्यू 4, R2 का एरर 0.5 अपॉन 16 प्लस, अब देखो R1 प्लस R2 कितना आएगा मेरा बेटा, 16 प्लस 4 तो यानी 20, तो एक्चुअल वैल्यू 20 आई। एरर कितनी आएगी मैम 1। 1, वेरी गुड। 0.5 प्लस 0.5 तो एरर कितनी बनी बेटा, 1 बनी, 0 नहीं बनेगी। जिस बच्चे ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी वही खत्म, वही सवाल खत्म। तो अब ये तुम्हें परसेंटेज चेंज में करना है, कर लोगे। यस मैम। तो डेल आर इक्विवेलेंट का परसेंटेज चेंज निकाल देना कि मैम ये आ रहा है। मैम ऑप्शन डी। ए नहीं है, डी मैम डी। हाँ डी ऑप्शन। 6 to 5। वेरी गुड, आ गया करना। यस मैम। तो इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला बनाना होगा पहले इस तरीके से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। किस किसने ये सवाल किया था खुद से पेपर में, राजबिंदु, वेरी गुड बेटा। अरे ये क्या कर दिया,
कंट्रोल जेड होता है, इसके लिए होता है कंट्रोल जेड। हो गया, ठीक है। इलेवेंथ बताओ। मैम ये डायमेंशंस लिख के फिर कंपेयर करने थे। हाँ, डायमेंशन से भी हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, यस मैम, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो मैम तो करेक्ट था। वही करना था, है ना। यस मैम। डायमेंशन भी निकालने थे कि टी, टी इज टाइम और व्हाट। यहाँ पे टी दिया तो हुआ नहीं है कि टी टाइम है, टी से तो टेंशन भी होती है। हमने साइन से ही लिया मैम। वैसे टी टाइम देखो दिया होना चाहिए कि ऑल फंक्शंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, बट टी टाइम ही होगा, ठीक है। तो सबके डायमेंशंस रख के देख लो कि टाइम का जो डायमेंशन आता है वो फिर करेक्ट कर देना, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको आप निकाल सकते हो यहाँ से, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेना। चलो 13th बताओ, तुम्हारा ही सवाल है। यस देखो मैम। फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, तो बेटा फेस के सेंटर किसी एक फेस के सेंटर पे है, तो भाई इसको कंप्लीट करने के लिए एक और फेस बनाना पड़ेगा ना, यस मैम। ऐसे, राइट। बी सिग्मा तो एक और क्यूब बनाया तो मतलब तो द क्यूब, एक क्यूब से कितना पास करेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। आज देखो रैंडमली बनाया तो आज तो बन गया डायग्राम। 12th बताओ। चलो इसको अभी रहने दो, लंबा सवाल। हाँ ये करते हैं, क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वीटी ग्राफ क्या होगा इस, ये तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ कि वेलोसिटी और टाइम में क्या आएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे 0 से t1 के बीच में एक्सीलरेशन कैसी है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कैसी है भाई, 0 से t1 में यूनिफॉर्म। हाँ, मतलब 0 से t1 पे जो है हमारी एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। t1 से t2 जो है एक्सीलरेशन हो गई 0, फिर t2 से t3 जो है एक्सीलरेशन फिर कांस्टेंट हो गई। तो अब यहाँ से तुम्हें एक, अब वेलोसिटी पे देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है भाई, सॉरी एक्सीलरेशन होता है dv बाय dt। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी भी 0, 0 हो जाएगा। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी 0, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। तो यानी जब सेकंड ये t1 t2 इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि सब में दी हुई है c को छोड़ के, तो c कट गया, c चला गया। अब बताओ, अब बचा भाई, अब हम देखेंगे 0 से t1। बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मतलब dv बाई dt क्या है, कांस्टेंट। यस मैम। यानी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट कैसे, यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है मतलब कॉन्स्टेंटली। तो कौन सा ग्राफ सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही, ए नो मैम, नहीं ऑप्शन नहीं डी, यस। देखो ए में क्या है, ये बता रहा है कि यहाँ तो एक्सीलरेट हुआ फिर यहाँ से डी एक्सीलरेट हो गया, बट वेलोसिटी डी एक्सीलरेट, सॉरी एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बढ़ेगी आगे। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ पर भी इंक्रीज है और यहाँ पर भी आगे इंक्रीज है, तो डी विल बी मोर करेक्ट, ठीक है। यस मैम। हाँ चलो 15th बताओ। मैम ड्यू टू ऑल चार्जेस। वेरी गुड। गॉस देखो क्या कहता है, गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है नहीं ना 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 ना, ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वेरी गुड।
हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये कहता है कि अगर आपको किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितनी निकल रही है वो बताना है, तो चार्ज तो वो लो जो तुम्हारे सरफेस के अंदर है, लेकिन ये चार्ज वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे चाहे जितनी भी चार्ज आसपास क्यों ना रखे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वाले चार्ज भी आ गए जो इसके इर्द गिर्द रखे हुए, यानी Q3 जो इसके बाहर है वो भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्लूड हुआ है। तो इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा उस किस चार्जेस की वजह से आई है, सारे, तो ड्यू टू, है ना, यही होता है गॉसियन लॉ। यस मैम। हाँ 16th बताओ, हो गया था 16? चलो करके देख लेते हैं। बोलते बोलते मुंह दिख गया आज तो पूरी क्लास में, क्योंकि सिंगल मैं ही बोल रही थी ना, पहले वाले में भी पेपर डिस्कस हुआ था, तबीयत भी खराब है। करो बेटा, इसको कैसे करेंगे अप्रोच बताओ कोई बच्चा। A particle is dropped from the tower of height h and the same movement second particle is projected upwards from the bottom। मतलब एक ये h हाइट है टावर की, इस टावर से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, उसी मूवमेंट में किसी पार्टिकल को नीचे से प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर अपवर्ड्स किसी वेलोसिटी u से। दे मीट व्हेन द अपर वन हैज डिसेंडेड एट ए डिस्टेंस h by n। ये कहता है कि ये जब मिलते हैं जब ऊपर वाला जो पार्टिकल है h by n नीचे आ जाता है इतना कवर करके, तो कहता है कि इनकी वेलोसिटीज के रेशियो बताओ जब ये दोनों मीट करेंगे, तो बता दोगे? डायरेक्ट ये इक्वेशन लगानी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। पहले लगाते हैं किसके लिए, पहले लगा देते हैं ऊपर वाला पार्टिकल मानो a, नीचे वाला पार्टिकल b। मैं a के लिए लगाती हूँ बेटा, v फाइनल पूछ ही रहा है कि कितनी होगी, वही निकालनी है। इनिशियली 0 थी, हाइट कितनी कवर करके आया है, h बाई n, तो ये आई v स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है b का, तो b कितना कवर करी होगी बेटा, b डिस्टेंस कितना चली होगी, h माइनस h बाय n, डिस्टेंस कवर्ड बाय b, टोटल डिस्टेंस h है तो h बाय n चली होगी ना भाई, जब ये h बाय n चला है तो ये कितना आया, h कॉमन ले ले, NH माइनस h कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां से लिखोगे v, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं दी हुई तो हम मान लेते हैं u होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g NH माइनस h अपॉन n। अरे ये क्या आ गया, h से तो नहीं निकल रहा भाई, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, u की वैल्यू चाहिए ना हमें, अगर मैं u निकाल लूं तो चीजें हो जाएंगी शॉर्ट। देखो कहीं से u निकालना पड़ेगा, u में निकलेगा यहाँ से कि ये h बाय n पे मीट कर रही है, तो कितने समय में h बाय n कवर कर लिया होगा उसने भाई, टोटल टाइम होता है 2h बाय अंडर रूट 2h बाय g, h कितनी है मेरी, h बाय n, तो इस समय में उसने टोटल टाइम कवर कर लिया। तो मेरी यू डी वाली बॉल कितना चली होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस, माइनस आएगा ना ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, u माइनस जी टी, माइनस जी टी। एक सेकेंड रुको, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, माइनस जी, टाइम कितना हो गया अंडर रूट 2h,
कितनी आई इनिशियल लॉ? अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। क्या है कि ए वाली वेलोसिटी जो पार्टिकल है वो h/n दूरी नीचे आया और तब तुम्हारे बी पार्टिकल से कोलाइड किया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब ये दो पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटीज कितनी कितनी होंगी। तो मेरे पास लगाने के दो तरीके हैं, या तो मैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दूं, उसके लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा कि दोनों कितने समय में कोलाइड कर गई। उसके लिए कोलिजन का तो एक तरीका ये भी है, रिलेटिव वेलोसिटी से टाइम निकाल सकते हैं। उससे करके देखते हैं। ये वाला आप लोगों ने कर लिया था क्या पेपर में? नो मैम। देखो, इसमें बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं उससे कराऊं तो उससे टाइम जल्दी निकल आएगा कि किस समय पे ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, h। भाई टावर की तो हाइट है, यस मैम। रिलेटिव वेलोसिटी एक की 0 एक की u है, तो वेलोसिटी कितनी है u। तो इतने समय में ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, टाइम इतने में h/u में। तो टाइम निकाल लिया तुमने आसानी से रिलेटिव वेलोसिटी से। तो इस समय पे आप निकाल लो भाई ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ए की वेलोसिटी तो बढ़ेगी, कितना, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u 0 है तो g टाइम कितना हो गया, h/u। तो ये हो गई ए की वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ए की वेलोसिटी आ गई। बी की वेलोसिटी निकालोगे तो लिखोगे u माइनस जी टी। अब बी में u की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम कितनी है, बट हमें ये पता है कि टाइम कितना है, h/u। ये लो रेशो निकालो, u अपॉन ये आ गया। ठीक है, तो बस इन इक्वेशंस को रख लेना, यहाँ से आपको u निकालना पड़ेगा फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन व्हाट, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से u निकालनी पड़ेगी क्योंकि बिना u के काम नहीं चलेगा। b में u आ गया ना ये, तो माइनस u निकालो कितने डिस्टेंस में, भाई आपका b कितना डिस्टेंस चला, ये वाला डिस्टेंस है ना, h माइनस h/n। h माइनस h/n चला, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, समय कितना है h/u, h/u माइनस हाफ एक्सीलरेशन g है, टाइम कितना है h स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। यहाँ से u से u कट गया, तो बेटा ये u स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। इस u स्क्वायर को निकाल के यहाँ पे रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, बोलो, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, अगर h कॉमन लेके h माइनस भी कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व भी करवा देती। करा क्या है, टाइम निकाल लिया रिलेटिव वेलोसिटी से। टाइम निकालने के बाद सारी चीजें आसान होगी। भाई ए वाली जो ऊपर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, तो कितना कवर करेगी, u प्लस जी टी, u 0, टाइम कितना था h/u, तो इतना करेगी। बी वाली वेलोसिटी के पास इनिशियली कुछ भी ना कुछ वेलोसिटी थी, तो उसका समय के साथ साथ वेलोसिटी घटेगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है और ये ऊपर जा रही है, तो u माइनस जी टी। तो इसका मतलब बिना u निकाले सवाल हो नहीं सकता, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा यूज करनी पड़ेगी। तो मैं देखो बेटा अगर सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो h माइनस 1 अपॉन h/n इक्वल्स टू h माइनस ये आया मेरा 1/2 g h स्क्वायर अपॉन
यू स्क्वायर, ठीक है। एच से एच हटा दो तो ये कितना बचा, 1 माइनस एच अपॉन एन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, सॉरी GH/2 यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो आप निकालोगे, यू स्क्वायर आया मैम 1 माइनस एच अपॉन एन। अच्छा ये 1 से 1 तो हट ही जाएगा ना, ये भी +1 है, ये भी +1 है, 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हटा दो तो साथ मिलेगा ये। आने वाला है एच। हाँ तो ये कितना आया देखो, माइनस एच अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस GH/2 यू स्क्वायर। देख रहे हो, माइनस से माइनस हट गया, एच से एच कट गया, तो देखो ये कितना आया बेटा, 2 यू स्क्वायर इक्वल्स टू NG। यू कितना आया, √NG/2, ये तो NG/2 आया। एच भी रहेगा क्या, एच कॉमन ले, अच्छा मैंने यहाँ एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एच बचेगा नहीं ना, ये 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ 1 है और ये एच एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2 यू स्क्वायर एच, यहाँ पे आएगा NGH। तो ये आ गई तुम्हारी यू की वैल्यू। ये रहा NGH/2, ठीक है, दिस इज योर यू। अब ये यू वैल्यू जो वी निकाली है उसमें पुट कर दो, थोड़ा था तो देखो ये है ना, यू माइनस GH/2। तो इसको थोड़ा सा कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ा सा लिखोगे आप ऐसे, ये कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस GH/यू कर दो, यू स्क्वायर हो गया तुम्हारा NGH माइनस GH/यू। तो ये आ गए दोनों, यू से यू कैंसिल हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन आ जाएगा 1/n-1 समथिंग आएगा, या किसको देख लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा था तो इधर उधर से देखने वाला, क्वेश्चन करने वाला, एक बारी में सटीक नहीं निकाल सकते, यही खासियत है मैकेनिक्स की। इसलिए कहते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का जो पार्ट है ना बेटा, 12th के पार्ट में एक ही तरीका है, उसके 10 तरीके हो ही नहीं सकते सवाल को करने के। मैकेनिक्स एक ऐसा है, उसमें फॉर्मूले इतने हैं, हमें लगा लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा काम कर जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा 12th पे ही अपनी पकड़ बनाओ, क्योंकि 12th में तरीका है ही नहीं, एक फॉर्मूला, उसी से ही कुछ ना, उसी से ही आंसर आएगा। समझ रहे हो बात, Yes, मैकेनिक्स में बेटा इतने फॉर्मूले हैं, अब तुम खुद ही देख लो, मैंने कितने तरीकों से किया, नहीं आया आंसर। मैंने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, नहीं आया, इससे आया है। तो यही खासियत है मैकेनिक्स की, इसमें कोई भी तरीका नहीं है मैकेनिक्स का, इसमें 4 फॉर्मूले हैं, उन चारों से पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो यू लगानी ही नहीं आती कि पता नहीं कैसे लगेगा, क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी है। समझ गए, यस मैम। yes, ma'am. यहाँ पर तुमने सबसे पहले क्या किया, समय निकाला और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया ये h/n में। अगर वैल्यू दे देता 70-75 तो आसानी से हो जाता, ये n एक अलग वेरिएबल बन गया यहाँ डिफिकल्ट करने के चक्कर में। मैम यहाँ से GH कॉमन आके n-1 आ गया ना। हाँ यहाँ से GH कॉमन निकाल के ये n-1 बनेगा ना, यस मैम। तो हमारा ऑप्शन 1 आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो। यस मैम, GH कैंसिल हो जाएगा, 1:n-1। अच्छा देखो u की वैल्यू NGH/2 है बेटा, एक बार u देखो ध्यान से, क्या निकाला है मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो NGH/2 आया है, देखो नीचे है ना। Yes, ma'am.
तो वो 2 लगा देना वहां पे, फिर देखो क्या आंसर आता है। यहाँ पे एच एज इट इज। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 2 और आ गया ना, Yes, तो ma'am. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। एक बार करके देख लो, पुट करके देख लो। ये एनजीएच बाई 2 हो जाएगा, तो 2 अगर एलसीएम लोगे तो ये 2 बीएच हो जाएगा। 2 ये बनेगा आइडिया। तो n-2 आ जाएगा, अपॉन में 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/n-2। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। समझ में आया क्या किया है? सबसे पहले समय निकाला, समय निकालने के बाद वी भी निकाली, वी भी निकालने के बाद पता चला कि हमें इनिशियल वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए नई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, सेकंड एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फिर सवाल हुआ है जाके। ओ गॉड, सेवनटींथ करिए। 17th हो गया था। Yes, ma'am. सॉरी, हाँ 17th कैसे किया था? मैम लैपटॉप चार्जर पे लगा लो। मैम ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। हाँ है तो, हो गया था, पेपर में बन गया था। देखो क्या कह रहा है, ये 3 चार्जेस है भाई, सेपरेशन ए है। जो ऊपर वाला चार्ज है वो आर दूरी पे है, और आर जो है काफी बड़ा है ए से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पहले तो माइनस क्यू की वजह से निकालोगे यहाँ। देखो, अगर आर बहुत बड़ा है, इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, आर स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट। तो आर इतना बड़ा है कि ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। तो ये 3 चार्ज एक ही साथ हो गए, तो 3 चार्ज एक साथ हो गए, दूरी बना दो ए, तो ये तो 3 बाय आर स्केयर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ होगा क्या बेटा, ये सब ये दूरी निकालोगे ना तुम, ये जैसे यहाँ पे पीच यहाँ पर है, और तुम्हारे पास चार्जेस ये हैं, एक तो ये वाला चार्ज है -q, एक ये चार्ज है +q, एक ये चार्ज है -3, करेक्ट। अब ये जो डिस्टेंस है ये r है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये a है। लेकिन अगर मुझे -q की वजह से, इस वाले q की वजह से p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे को तो ये वाली दूरी चाहिए ना, लाइन जॉइनिंग वाली। तो ये कितना बनेगा, आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 1/2। देखो √r² + a² बनेगा ना। बट दिया क्या है कि जो हमारा r है वो बहुत 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 बड़ा है a से, तो मतलब a² को नेग्लेक्ट कर दो, तो यानी ये दूरी भी r आ गई, और बेटा ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। तो यानी ये समझ लो कि तीनों चार्ज r दूरी पे रखे हुए हैं p से, बट हमें डायरेक्शन चाहिए। -q वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्रिएट करेगा, p पॉइंट पे बताओ। Away from the charge. -q है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली आएगी यहाँ पे। ठीक है, E1 सपोज करो, इसकी ऐसे आएगी E2, इसकी कैसे आएगी E3, ऐसे कैसे। E1 E2 देखो बेटा ऐसे आ रहे हैं, हैं इनकी वो देखो। E1 का अगर मैं कंपोनेंट करूं, ध्यान से देखना, E1 का कंपोनेंट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक तो ऐसे आएगा E1 का, मान लेते हैं दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा E का। ठीक है, सिमिलरली E2 का बेटा एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे।
मैम जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज नहीं होगी ना मैम, क्योंकि हाँ सिमिलर हाँ, चार्जेस होगी। राइट राइट। हाँ, ये प्लस वाला है ना, तो प्लस यस की वजह से ऊपर की, अगर ये प्लस है तो प्लस की वजह से ऊपर होगी, कि माइनस का हमने इनवर्ट्स लगाया ना। हाँ, यस मैम। माइनस का इनवर्ट है तो इसका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, E3। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आया, E3 के बराबर आ गया ना। यस मैम। और E3 तो सिंपल सी बात है, वो कितने के बराबर है, KQ बाय R स्केयर। डायरेक्ट P भाई, इसका चार्ज Q है, ये दूरी R है, तो KQ बाय R स्केयर हो गया। E1 में थोड़ा सा कॉम्पोनेंट का देखना पड़ेगा कितना बना रही है। अच्छा एक बात सुनो, बेटा इसको ऐसे नहीं कर सकते, और इजी बनाने के लिए सुनो, हो तो जाएगा उससे भी, इससे भी, बट थोड़ा सा यहाँ पे थीटा का कॉम्प्लेक्स आएगा। और इजी करने के लिए इसको ये सोच लो कि ये तीनों चार्ज अगर R दूरी पे हैं तो तीनों एक ही पॉइंट पे रखे हुए हैं, ध्यान से देखो, तीनों एक ही पॉइंट पे ना मान लू मैं, ये समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। देखो बेटा ये फिजिक्स है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि कोई भी चीज सेम तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर आप 10 तरीके से एक चीज को कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि आपने जब देखा कि मैम ये तीनों चार्ज जो हैं इस P पॉइंट से कितनी दूरी पे आ रहे हैं, अभी निकाला तो सारे पॉइंट R दूरी पे आ रहे हैं, यस मैम। सारे पॉइंट R दूरी पे आ रहे हैं, करेक्ट। क्या मैं ये मान लूं ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज एक ही लाइन में रखे हुए हैं, इससे R दूरी पे हैं, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है, सारे R ही दूरी पे हैं। तो अब देखो प्लस क्यू वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं 1, कितनी KQ बाय R स्क्वायर। ये दोनों माइनस वाले अपनी तरफ बनाएंगे, E2 प्लस E3, कितनी बनाएंगे भाई दोनों की तरफ से, KQ बाय R स्क्वायर प्लस KQ बाय R स्क्वायर, तो ये कितनी होगी 2KQ बाय R स्क्वायर। तो अब देखो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आई, एक तो नीचे की तरफ आ रही है 2KQ बाय R स्क्वायर, और एक ऊपर की तरफ आ रही है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, KQ बाय R स्क्वायर, करेक्ट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक ऊपर प्लस का एक नीचे का, नेट कहाँ आ जाएगी, आप कहोगे नेट नीचे आ रही है KQ बाय R स्क्वायर, ऑप्शन बी। डायरेक्शन भी कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या है तो आप कहोगे नेगेटिव वाई एक्सिस में। यहां से क्लियर हुई चीजें यस मैम। भाई। आपने दूरी निकाली, अब दूरी सबकी आर 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 आ रही है, आर 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 आ रही है। कॉम्पोनेंट्स करने से अच्छा है ना कि मैं उनको सबको एक ही, क्योंकि आर दूरी है तो मतलब एक ही जगह एक ही लाइन में बैठे हुए हैं सारे चार्ज, एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट होगी, सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस, प्यारा सा, ये तो मजा आ गया करने से। चलो 18th देख लेते हैं, 18th बताओ। एक बॉल को थ्रो किया आपने किसी एंगल थीटा पे टू द हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, आप ऊपर फेंक रहे हो किसी एंगल थीटा से, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी विद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, कैसे। मैम ऑप्शन सी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल वेरीज विद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, तो देखो तुम बताओ, हमारे पास इस तरीके से मोशन आता है, यहाँ पर जाके हमारे पास वी वाई क्या हो जाती है, 0। वी एक्स तो देखो कांस्टेंट रहने वाला है, याद रखना वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। जब तक मैक्सिमम हाइट पे नहीं जाते तब तक क्या होगा, वेलोसिटी वी वाई कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई 0 हो गई, अब वी वाई बढ़ना शुरू कर देगी बट अपनी डायरेक्शन बदल देगी, अब वी वाई नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है स्केलर टर्म, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का स्केलर, उसे डायरेक्शन से लेना देना
नहीं है। नहीं है। हाँ, वो मैग्नीट्यूड पे बात करेगी बस। तो इसीलिए तुम देख रहे होंगे चारों ग्राफ में से कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं बन रहा, नहीं बनना। क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्स एक्सिस के नीचे जाना पड़ेगा, पर नहीं जा रही क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। तो अब यहाँ से मैग्नीट्यूड देखना है कि पहले तो मैग्नीट्यूड घटेगा फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा, देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 कर दी। क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है भाई? यहाँ पर vx तो है, vx की वैल्यू तो रहेगी, बेशक vy 0 हो गया हो, बट काइनेटिक एनर्जी तो vx प्लस vy दोनों की वजह से आएगी, तो 0 तो नहीं होगी। बताओ। यस मैम। तो कौन कौन से ऑप्शन तो देखते ही गलत कर दोगे, बी और ए, ए एंड बी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 कर दी ना। अगर बेटा काइनेटिक एनर्जी 0 मैक्सिमम हाइट पे, हाँ हो सकती है क्या, बताओ तुम लोग? नो मैम। नहीं हो सकती ना। बस क्यों नहीं हो सकती मैम? यहाँ पर बेशक वी वाई 0 हो गई हो, पर vx तो हमारे पास है, तो इसलिए देखते ही ए और डी ग्राफ काट देते। बचा सी और डी। अब बताओ सी और डी में से क्या करें? मैम ऑप्शन सी आएगा। कैसे? मैम क्योंकि पहले जो उनकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है मैम, फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी एंड देन फिर इंक्रीज बढ़ होगी। रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे पहले बढ़ा के फिर घटा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ना, तो सी विल बी मोर करेक्ट। सी ऑप्शन सही है। 19th बताओ। मैम ऑप्शन सी, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। देखो डायमेंशन फॉर्मूला, मैं कहती हूँ यूनिट एंड डायमेंशन तो करके जाना, सबसे आसान चैप्टर है। यस मैम। तो वर्क, देखो तुम्हें मैंने बोला है तीन, दो डायमेंशन याद रखना, एक तो एनर्जी और एक फोर्स, ये पता होनी चाहिए। एनर्जी का डायमेंशन सेम वर्क के बराबर होता है, ये तो पता है, एनर्जी सेम वर्क के बराबर होती है। अब देख लो, ये वर्क है और ये टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है भाई? एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकंड में आ गए तो ये ऑप्शन सरफेस टेंशन। ऑप्शन सी है ना गलत, इन्होंने ऐसे पूछा कि जिनके डायमेंशन फॉर्मूला अच्छा, से। डज नॉट हैव है, गॉट इट। यस मैम। अच्छा बेटा, डज नॉट हैव पूछा है, सॉरी। तो देखो फिर क्या हो सकता है, टेंशन और सरफेस टेंशन होगी क्या? यस मैम। टेंशन फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स वो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस टेंशन होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यस मैम। पेपर तो बहुत बड़ा बना दिया इन्होंने, लेंथ ही, इतना लेंथी पेपर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? इक्कीसवा देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो 22वां भी हमने पढ़ा है, 25वां भी पढ़ा है वैसे तो। ये तो निकाल लो कि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पे बेटा, यस मैम। के क्यू बाय आर से निकालना है, ठीक है। यस मैम। मैं और बता देती हूँ। मैम 20 सेकंड वाला भी सिंपल ही था, उसके बस पावर्स ऐड करने थे। 21 हो गया था, 21 पे बात करते हैं जरा चर्चा। एक पॉइंट चार्ज है 9 माइक्रोकुलाम का, 3 आर की दूरी पे रखा गया है। अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर देती हूँ, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच इज, तो इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये पूछा है। कंडक्टिंग स्फीयर है। देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज इसे 3 आर की दूरी पे है, चार्ज इंड्यूस भी तो करेगा, ये कनेक्टेड कैसे नहीं? चार्ज इंड्यूस हो सकता है ना इसमें।
हो तो सकता है। इसका पोटेंशियल पहले तो 0 होगा, अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। अब पोटेंशियल किस किस के बराबर होगा भाई, एक तो इसके एक इस चार्ज के, तो इसका चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं कि अर्थ ने इसको चार्ज दे दिया -q, इंड्यूस चार्ज भी तो आएगा, इंड्यूस चार्ज कितना, इंड्यूस चार्ज दे ही नहीं रखा है। कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस, switch as a square charge going through the switch is अगर चार्ज इंड्यूस ले लें -q हो जाएगा। इसमें एक सेकंड सोचने दो बेटा। देखो अगर ये स्विच क्लोज्ड है, मतलब ओपन है, अगर स्विच ओपन रहेगा तो इसके पास पोटेंशियल रहेगा ही नहीं, तुम्हारे इसके पास स्फीयर के पास, ठीक है। अगर स्विच को क्लोज कर देते हैं तो ये अर्थ से कनेक्ट है, अर्थिंग से कनेक्ट है, तो जब भी कोई सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करते हो तो उसका ऑटोमेटिकली पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, है ना। सारा पोटेंशियल 0 के बराबर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से अर्थ ने इसको कुछ चार्ज दिया है, मैं मान लेती हूँ कि अर्थ ने इसको कुछ क्यू चार्ज दिया है, जो हम मानते हैं हमेशा +QE। अब इस सरफेस पे अगर मैं पोटेंशियल लिखने जाऊं जो कि 0 के बराबर है, एक तो ये क्यू चार्ज बनाएगा, कितना बनाएगा, के, इसके ऊपर 9 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, 3r की दूरी पर है, इतना चार्ज बनाएगा, प्लस एक अर्थ के पास जो अर्थ के पास जो चार्ज है जो इसने दिया है, KQ अपॉन इसका R, ये वाला बनाएगा, है। और इंड्यूस्ड चार्ज का कंफ्यूजन है कि इंड्यूस्ड चार्ज कंसिडर, अगर इंड्यूस्ड चार्ज ले भी लूं तो बेटा यहाँ पर -q होकर ये +q हो जाएगा ना, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज लेने की जरूरत नहीं, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। बस इतना ही करना था। देखो सोचनी पड़ती है चीजें, मेरे को कंफ्यूजन थी कि मैं इंड्यूस्ड चार्ज लूं या ना लूं। खुद बताओ, अगर ये जो +q चार्ज जो यहाँ बैठा है, अगर ये चार्ज इंड्यूस करेगा सरफेस पे, इक्वल एंड अपोजिट करेगा -q, बेटा जो अंदर वाली शेल है उसमें भी फिर वो इंड्यूस कर देगा ना चार्ज +q, तो नेट चार्ज तो अभी भी क्या रहेगा, इंड्यूस की वजह से, नेट चार्ज इंड्यूस्ड की वजह से 0 रहेगा। तो अगर नेट चार्ज इंडक्शन की वजह से 0 है तो पोटेंशियल फिर लिख के फायदा ही क्या है, राइट। तो अब यहाँ से आप QE निकाल लो, कितना आ रहा है, आई थिंक कितना आ जाएगा QE, R से R कट गया, K से K कट गया, और ये आया Q/3 इक्वल्स टू -QE, है। और कैपिटल ये Q कितना है, 9 है तुम्हारे पास, है 9/3। QE किसके बराबर आ गया, 3 माइक्रोकुलाम आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 3। ये माइनस का चार्ज समझ में आया, क्यों आया, मैंने क्या बोला था, QE को हम प्लस लेते हैं कब, जब अर्थ चार्ज लेती है, अगर उल्टा आएगा तो वो माइनस का आ जाएगा, मतलब अर्थ ने, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ने अर्थ को चार्ज दे दिया, उल्टा हो गया, इसलिए ये चार्ज माइनस का है, समझ गए क्या हुआ। देखो देखने में कितना डिफिकल्ट लगा, सॉल्व करने में कितना आसान हो गया। तुम्हें ये पता है कि जैसे अर्थिंग करेंगे पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, ये सिखाया है ना, चार्ज अर्थ से चार्ज आएगा तो हम +QE मानेंगे। अब इस सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है तो बेटा एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, और एक जो अर्थ ने चार्ज दिया है इसको Q1 उसकी वजह से होगा, करेक्ट। अब वो सब 0 के बराबर है। ये किसी को नहीं आया तो समझाओ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और कराया भी हुआ है क्लास में, कंडक्शन वाले में, कंडक्टर्स में कराया था। आ गया मैम समझ। किसी और को ये कंफ्यूजन है कि इंड्यूस्ड चार्ज क्यों नहीं लिया मैम, इसमें स्फीयर में इंड्यूस्ड चार्ज नहीं लेते, क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज का क्यू नेट जो आएगा वो 0 बनेगा, सरफेस पे ये प्लस जो है माइनस इंड्यूस कर देगा, अंदर प्लस हो जाएगा, तो नेट चार्ज अभी भी क्यू इंड्यूस्ड का मैं लिखूं, इफ नेट क्यू इंड्यूस्ड ये 0 ही रहेगा।
तो क्यों लिखूं फिर, हटाओ, इंड्यूस जीरो है तो। देख लो कितना आसान था। मैं ये को रजविंदर ये समझ में नहीं आया था क्या? चलो ठीक है देन। ओके बेटा, ये 3 सवाल रह गए, ये एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होते तो वी विल डिस्कस इन अदर क्लास। 5-10 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा आई थिंक। मैम 22 को हो गया था, 23 और 24 बता दीजिए। ठीक है, 23 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा उसका है जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, 23 देखते हैं। देयर इज अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पता है ना क्या होता है? यस चार्ज अंदर भी होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाफ ऑफ दैट पोटेंशियल एट डिस्टेंस इज आर। अरे ये तो आसान है। क्या कह रहा है? if the distance from the surface at which the potential is if the distance from the surface at which the potential is half f(, ये पूछ रहा है कि यहाँ से मान लो ये दूरी x है और इस p पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ना वो सेंटर के आधा है, तो ये x की वैल्यू बता दो। ये तो बहुत इजी है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? 3/2 k(q/r)। भाई सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? 3/2 k(Q/r)। ठीक है, और P पे पोटेंशियल इसका आधा है यानी 3/4 है C पे। तो निकालो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैम 3। ठीक है, ये x है और ये r ऐड करोगे, 1 आधी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हो जाएगा बेटा, बराबर ही करना है बस। 3/4 k(Q/r) हो जाएगा। सरफेस x की निकालनी है। मान लो कैसे करोगे आप करोगे मैम, P पे मैं पोटेंशियल मान लेती हूँ कि k(Q/r) है और ये P का पोटेंशियल किसके बराबर है? तुमने अभी निकाल ही लिया, 3/4 kq अपॉन कितना? R। ठीक है, ये r यहाँ से मान लो, ये जो दूरी मानी है तुमने कितनी है सरफेस से? x है, कितना आ गया? kq से kq कट गया, x कितना आ गया भाई? x आ गया 4/3 r। ठीक है, अब ये सरफेस से पूछ रहा है, सरफेस से डिस्टेंस निकाल लेना कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, इजी था आई थिंक। सेव कर देती हूँ इसको, करना पता चला। भाई फॉर्मूले अगर याद नहीं है ना बेटा तो कब फिजिक्स नहीं निकल सकती। फॉर्मूले टिप्सों पे होने चाहिए ऐसे। मैं तुमसे रात में भी पूछूं बेटा इसका फॉर्मूला क्या है तो तुम्हें याद हो। फिजिक्स ओके ऐसा मैम। हाँ, फिजिक्स देखो जितनी आसान है ना, अगर तुमने फिजिक्स समझ ली तो फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ना याद करने की जरूरत, ना रटने की जरूरत, बहुत मजा आ जाता है पढ़ने में। तुम्हारा क्या है? ठीक है फिर बेटा, अगली क्लास में गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके मैम। ओके बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। एक बार इस पेपर को खुद से भी देख लेना, ठीक है? बाय एक मैम। बार सेल्फ भी, अब मैंने जैसे ओके डिस्कस करा दिया है तो खुद से एक बार देख लेना तो मजा आ जाएगा। मैम जी, हाँ जी। मैम जी ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਸ਼ਾ मैम हो? हाँ मैम आई पूछना सी। क्या हुआ? नहीं मैम वैसे पूछना सी। आपको फिजिक्स कौन पढ़ाता है बेटा? मैम मनीषा मैम। हाँ तो मैं ही तो हूँ। क्या हो गया, लग नहीं रही क्या मैं? नहीं मैम खुशबू मैम और मनीषा मैम, मैम आप सेम लगते हो ना।
अरे सेम लगते हैं क्या हम? ठीक है, चलो बाय बेटा। खत्म हो लगे।